अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं। हम चैप्टर 22 पे थे। अच्छा, चैप्टर 22 स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, आज हमारा एक लाइव सेशन भी हुआ था। तो जिन बच्चों ने वो अटेंड नहीं किया वो गूगल क्लासरूम पे उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जिसमें हमने चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21 ये बेसिकली तीनों चैप्टर रिवाइज किए थे और कुछ क्यूरीज थी तो उसको हमने आंसर किया था। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें और नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव सेशन करेंगे तो आप कोशिश करें कि वो सेशन आप ज्वाइन करें। हम वीक में कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा कर लें वो सेशन, जिसमें आपकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कैटर किया जा सके। प्लस हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे जिसपे डे टू डे अगर आपकी कोई क्यूरी आती है और अगर जिसमें मैं फ्री होती हूँ या किसी टाइम मुझे टाइम मिलता है, अवेलेबिलिटी होती है मेरी, तो मैं उसमें रिस्पॉन्ड कर दूँगी। अदरवाइज़ फिर उसको रिकॉर्डिंग के थ्रू या गूगल क्लासरूम जो भी प्लेटफॉर्म हो हमारा, हम उसको उस पर कर लेंगे। और आपके जो टेस्ट स्केड्यूल है, टेस्ट का भी हम नेक्स्ट सेशन में हम उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके टेस्ट भी हो सकें और वो टेस्ट वीकली हो सकें। हम चैप्टर एक डिसाइड कर लेंगे, चैप्टर वाइज कर लेंगे या एक चैप्टर में कुछ टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि इस तरह हम टेस्ट वो कर सकें। और उसका मोड क्या होगा, आप किस तरह से वो सबमिट करेंगे, ये भी हम उसमें फर्दर देख लेंगे। अच्छा जी, अब चैप्टर 22 को अगर मैं थोड़ा से पीछे से देखूं कि हमने इसमें बेसिकली क्या पढ़ लिया था, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कितने हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन टू प्रोस्पेक्टस, और उसके अंदर फर्दर हमने चीज़ें देखनी है। प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बेसिक्स हमने कवर कर ली थी। प्रोस्पेक्टस को इशू, पब्लिश और सर्कुलेट करने से पहले अप्रूवल चाहिए होती है, वो देखा था। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद आपने कहाँ कहाँ पे उसे सर्कुलेट करना है, कहाँ कहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है ताकि लोग उसे इजीली एक्सेस कर सकें, वो पढ़ा हमने। बेसिक्स में हमने पर्पस देखा, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन देखी कि प्रोस्पेक्टस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, नोटिस, एडवर्टीजमेंट या ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट है जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया है आपने खास तौर पे, और इस वजह से बनाया ताकि आप उन्हें इनवाइट कर सकें कि आइए आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करें, इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में। और इसकी एक्सेप्शन थी कि अगर एक बैंक सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इशू करे और या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करे तो वो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। और उसने नीचे फर्दर ये भी बताया कि उस डेफिनेशन में फर्दर हम ये 3 चीज़ें निकालते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा कि प्रोस्पेक्टस की टर्मिनोलॉजी कुछ थी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस, वो क्या था वो देखा। प्रोस्पेक्टस का पर्पस क्या है, अगेन जनरल पब्लिक को टारगेट किया है तो पर्पस भी कुछ ऐसा ही है कि आपने हर वो इन्फॉर्मेशन डाल देनी है जो जनरल पब्लिक के लिए ये मटेरियल हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। फर्दर हमने देखा कि ये प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी इसलिए नहीं है प्रोस्पेक्टस क्योंकि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और प्रमोटर्स उन सबके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है उस कंपनी की। छोटे छोटे 2-3-4 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई होती है और उन्हें तो सारा ही पता होता है उस कंपनी का। प्लस वो शेयर्स ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, इनवाइट भी नहीं कर सकते पब्लिक को। तो जब शेयर्स उन्हीं के पास रहने हैं, उन्होंने ही सारी थ्रू आउट ओनर रहना है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑब्वियसली मेमोरेंडम बनाए उन्होंने खुद ही, आर्टिकल्स भी खुद ही बनाए, रजिस्टर कराए। तो अब उन्हें मजीद कंपनी की इन्फॉर्मेशन मतलब कोई और थोड़ी जाके देगा, उन्होंने तो खुद ही कंपनी बनाई, तो उनसे ज़्यादा किसी और को इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। ये तो हम जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं प्रोस्पेक्टस कि जिन्होंने आगे शेयर्स खरीदने हैं उनके लिए हम ये इन्फॉर्मेशन उन्हें रेडीली अवेलेबल कर सकें एक समराइज फॉर्म में। प्रोस्पेक्टस उसकी शक्ल एक है, एक सूरत हाल है, उस फॉर्म में आप वो इन्फॉर्मेशन क्विकली अपने इन्वेस्टर्स को
दे सकते हैं कि आके वो फ़ौरन से डिसीजन कर सकें कि जी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें, इस कंपनी के शेयर्स खरीद लें। अप्रूवल में हमने कहा था कि मेजरली इसमें ट्रिकी चीज़ ये है कि कमीशन की अप्रूवल के बगैर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता, पब्लिश नहीं हो सकता, सर्कुलेट नहीं हो सकता। और सेम कंडीशन शेल्फ प्रोस्पेक्टस सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस पे भी है कि अगर आपका कोई एक पेज या कोई और आपने चीज़ ऐड अप करनी है अपने प्रोस्पेक्टस में और आपके लिए एक छोटी सी आप कह लें कि जी एक और सर्कुलर इशू करना चाहते हैं जिसे आप सप्लीमेंट का नाम दे रहे हैं, तो वो सप्लीमेंट भी फर्दर पहले अप्रूव होगा आपके कमीशन से और अगेन उसकी भी कॉपी आपने 21 दिन पहले आपने उसकी सबमिट करनी है कॉपी कमीशन को। अब उसने ये नहीं कहा कि सप्लीमेंट छोटा है तो इसलिए इसके थोड़े दिन चाहिए, उसने सिंपल कहा कि जी आपने सेम कंडीशन अप्लाई होती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस, चाहे आप एक सिक्योरिटी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीपल सिक्योरिटीज के लिए एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, या फिर एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ही कोई नोट गलत हो गया, कोई एरर आ गया, उसको ठीक करने के लिए आप एक मजीद सप्लीमेंट कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, ठीक करके उसको बताना चाहते हैं, तो अगेन आपको फिर से ये सप्लीमेंट भी कमीशन को 21 दिन पहले जो भी उसकी पब्लिकेशन डेट है उससे पहले भिजवाना होगा कि ये हम इशू करना है हमने, तो 21 दिन पहले आपने वो कॉपी भिजवा देनी कमीशन को ताकि वो आपको उस प्रपोज पब्लिकेशन डेट से पहले पहले अप्रूव करके रिव्यू करके वट जो भी उसका डिसीजन है वो आपको बता दे। फिर हमने कहा कि प्रोस्पेक्टस जो है वो 60 दिन के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि जिस दिन प्रोस्पेक्टस उसने अप्रूव किया कमीशन ने उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको इशू करना है। हो सकता है कि आपने ये जो प्रपोज पब्लिकेशन डेट है ये प्रपोज्ड है, आपने कहा हम इस डेट पे इशू करेंगे, आपने 21 दिन पहले भेज दिया, अब जरूरी नहीं है कि आप उसी डेट पे ही इशू करें, कंपनी की मर्जी है, वो तो प्रपोज थी कि हम इस दिन इशू करना चाह रहे हैं तो अच्छी जी 21 दिन पहले भिजवा रहे हैं, ताकि आप कमीशन पे दबाव ना डालें कि भाई हमने इशू करना है, जल्दी जल्दी कॉपी इसकी ज़रा अप्रूव कर दें, तो 21 दिन का टाइम वहाँ से मिल जाएगा और 60 दिन के अंदर अंदर आपने वो इशू करने हैं प्रोस्पेक्टस, और लॉन्गर पीरियड आपको अलाउ हो सकता है इन केस ऑफ शेल्फ रजिस्ट्रेशन या शेल्फ प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगेन आपको लॉन्गर पीरियड ऊपर वाले केस में भी मिल सकते हैं अगर आप कोई शेल्फ प्रोस्पेक्टस नहीं भी इशू कर रहे, तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, और कमीशन आपकी रीजंस देखेगा जो कि आपने इन राइटिंग उसको अपनी रीजंस डिलीवर किए होंगे, लिख के बताया होगा कि जी ये मसला हो गया था, तो ये हमने इस पे ये एग्जांपल देखी थी। अवेलेबिलिटी में हमने देखा कि प्रोस्पेक्टस जब पब्लिश होगा इशू तो हो गया, इशू के बाद अब उसे पब्लिश करना है कम से कम एटलीस्ट 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर में कंपलसरी है। और फिर न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की डेट बताई थी, वो डेट उसने इस तरह नहीं बताई कि पब्लिकेशन डेट ये होगी, उसने कहा कि जिस दिन आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुरू करनी है उससे कम से कम 7 दिन पहले आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दें, ये उसने कहा कम से कम 7 दिन पहले, और ये भी नहीं कि 31, 32, 30 दिन से ज़्यादा पहले आपने ये बात पब्लिश नहीं करनी। अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन आप शुरू करें उसके 60 दिन के बाद, आज न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, 30 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट नहीं की, तो आपको कम से कम 7 दिन का टाइम देना है, 7 दिन बाद कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर अंदर आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन कमेंस कर लेनी है। फिर हमने देखा कि आपने प्रोस्पेक्टस की कॉपीज, सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जो अप्रूव होके आई होंगी कमीशन से, वो आपने फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी कॉस्ट नहीं लेनी, और कब तक आपने अवेलेबल रखनी है, जब तक आपकी जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है वो क्लोज नहीं हो जाती आपका प्रोसेस, तब तक आपने रजिस्टर ऑफिस पे सारे के सारे सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस जो हमने चैप्टर 19 में उसकी जगह जगह ब्रांचेस देखी थी SECP की, वहाँ पे 8 रीजनल ऑफिस थे, वहाँ पे सब पे कंट्री के, ऑल द बैंकर्स, कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, कंसर्न बैलेटर। अच्छा, ये जो कंसर्न बैलेटर है और शेयर रजिस्ट्रार, ताकि आप इसको समझने के, इन लोगों का काम मिलता जुलता ही होता है। शेयर रजिस्ट्रार एक स्पेसिफिक एक कंपनी का हो जाता है और वो सारा साल उस कंपनी का शेयर रजिस्ट्रार रहता है, और ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन जो बैलेटर है वो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बैलेटर हर कंपनी रखेगी या ज़रूरी है,
क्योंकि शेयर रजिस्ट्रार लिस्टेड कंपनी के लिए ज़रूरी है, ये हम जाके आगे देखेंगे चैप्टर 25 में भी। लेकिन बैलेटर की भी तकरीबन सेम ही चीज़ें होती हैं कि इन्वेस्टर से जो शेयर्स उन्हें इशू करना, अलॉट करना, पैसों की वो जो भी है हिसाब किताब वो देखना, उस प्रोसेस को बेसिकली हेल्प आउट करना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। शेयर ट्रांसफर्स में हेल्प आउट करना, वो चीज़ें देखना, इस तरह के मामलात देखना, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, ताकि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो ये इन चीज़ों में ही ना लगे रहें। बाकी भी उनके 100 काम होते हैं, वो यही करने बैठे, मेंबर आया जी मेरा शेयर इसको ट्रांसफ़र कर दें, इसको ट्रांसफ़र कर दें, वो इस काम के लिए नहीं बैठे हुए। तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक एक बंदा रख लिया शेयर रजिस्ट्रार, और साथ उसकी हेल्प के लिए भी एक कंसर्न बैलेटर रख लिया, जो हो सकता है कि बैलेटर बाद में अपनी प्रोस्पेक्टस इशू हुआ जब ज़्यादा काम नहीं है तो वो बैलेटर ना भी हो कंपनी का। लेकिन शेयर रजिस्ट्रार आपको पता है लिस्टेड कंपनी का होना ही होता है, अपॉइंट करना होता है बकायदा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी हमने देख ली थी। अच्छा, ये हमने देखा कि प्रोस्पेक्टस फिर आपने उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड करना है, और वहाँ पे भी आपने कब तक रखना है, जब तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्लोज नहीं हो जाता। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट था, चीज़ें समझ नहीं आती, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा मजीद रिवाइज करा दिया। अब आ जाते हैं कॉन्टेंट्स पे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आप स्टडी टेक्स्ट की अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बात लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं प्रोस्पेक्टस की बात ही करती हूँ, प्रोस्पेक्टस बेसिक्स, प्रोस्पेक्टस का पर्पस एक अलग से सेपरेट डेफिनेशन है, बेसिक्स की, पर्पस की, डेफिनेशन की, ये एक सेपरेट हेडिंग है। लेकिन आपने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन जब आप देखी, डेफिनेशन के बाद ही आपने बेसिक्स में ही एक पर्पस की भी डेफिनेशन हेडिंग देखी थी। आगे हो सकता है कि फर्दर जब आप आए, कोई एक टॉपिक है, कंटेंट है या अप्रूवल है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, या अवेलेबिलिटी है, अब हो सकता है कि इस पर्पस से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे भी लिखी हूँ, यहाँ पे भी लिखी हूँ, हो सकता है। जब पेपर में सवाल आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस, 10 नंबर का सवाल फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखते हैं कि बुक में जब मैंने पढ़ा था पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो तो सिर्फ 5 या 6 लाइनों का था, 5 लाइनों का, तो इससे ज्यादा मैं इसमें क्या लिखूं। अब जिसने तो बुक किताब अच्छे से पढ़ी होगी और ये अप्रूवल वाला टॉपिक भी पढ़ा होगा, अवेलेबिलिटी, उसको दिमाग में आ जाएगा कि ये पर्पस वाली बात कहीं और भी पढ़ी थी। हेडिंग जरूर अवेलेबिलिटी या कंटेंट या अप्रूवल था, लेकिन पर्पस वहां पे भी मैंने देखा था। तो आपको चीज़ों को एनालिटिकली लेके चलना है। ज़रूरी नहीं है कि एक हेडिंग अगर यहाँ पे है तो उससे रिलेटेड कोई बात आगे नहीं आ सकती। स्टडी टेक्स्ट में आपकी यही है कि चीज़ें ज़रा थोड़ी सी स्कैटर्ड लिखी हुई हैं, एक बात यहाँ पे है तो अगली बात वहाँ पे कर दी या रेफरेंस दे दिया। तो आपको जब ICAP में आंसर करना है तो आपको ये नहीं करना अगला चैप्टर रेफर करना है, आपको उससे रिलेटेड उस चैप्टर में भी कोई बात लिखी है तो वो भी यहाँ पे लिख देनी है। उससे रिलेटेड अभी अगर कोई हम चीज़ पढ़ रहे हैं, रेजोल्यूशन की कॉपी आपने इतने दिन में फाइल करनी है, वो मैं आपको रेफर कर देती हूँ कि हम चैप्टर 24 में पढ़ेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना, जब पेपर में सवाल आएगा तो आपने उसमें रिलेटेड वो जिस जिस चैप्टर में फॉल करेगा उस चैप्टर की वहां पे आके बातें कर देनी है आपने। अगर रेजोल्यूशन है, वोटिंग राइट्स की बात हुई, तो जो चैप्टर 24 में लिखा है अगर मार्क्स ज्यादा है तो आपने उसकी बातें यहाँ पे भी बतानी है। जरूरी नहीं है कि बस इस चैप्टर में इतना सा लिखा था तो बस यही। पेपर में सवाल आपके पूरी बुक से आ रहा है, एक चैप्टर से नहीं आ रहा, तो आपको अपने सारे चैप्टर अपने दिमाग में रखने हैं। आगे हम देखेंगे भी, ये जो बात अभी मैंने बताई है स्पेसिफिकली किस कॉन्टेक्स्ट में बताई है और क्यों बताई है। अभी हम जरा कॉन्टेंट्स पढ़ लें। अच्छा जी, कंटेंट क्या होता है? जब हमने चैप्टर देखा
चैप्टर के शुरू पे ही वर्ड लिखा हुआ था लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बजाय उसने वर्ड यूज किया कंटेंट्स का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये चैप्टर किस चीज से मिलके बना है, मेजर आउटकम क्या है इस चीज का, और फिर आगे फर्दर कंटेंट्स के अंदर ही फर्दर चीजें, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बुलेट्स, प्रेजेंटेशन बड़ी देखी, पैराग्राफ नए से ऐड हो रहा है, इलस्ट्रेशन। तो ये एक तरीका है प्रेजेंटेशन का। जब प्रोस्पेक्टस बनाना है तो ये ऐसे ही तो नहीं आपने बातें कोई कहीं इधर से लिख दी कोई इधर से लिखी, बकायदा जी कंटेंट्स का उन्होंने नाम दिया कि प्रोस्पेक्टस का कंटेंट से ये मुराद है कि अब जो चीज़ आपने लिखनी है कि वो सही फुली प्रेजेंटेड भी हो, कंप्लीट भी हो। 7 C's आपने पढ़े होंगे, वो लगते हो। लेकिन मेजरली कंटेंट्स में क्या आएगा? वो कहता है कि मेजरली मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप अपनी प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डालना चाहते हैं, लेकिन मैं मेजरली इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर हर वो इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, हर वो इन्फॉर्मेशन लिख देनी है जो आपको लगता है कि एक बंदा, एक इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। जैसे मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूं, मैं क्या क्या चीज़ें फोकस करूंगी। पहली चीज़, इस कंपनी के का शेयर कैपिटल कितना है, मतलब कितने शेयर्स इशू करने जा रही है ये। इस कंपनी की पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी मेजर। उसके एसेट्स, उस पे कंपनी पे कितने कर्जे हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना उधार लिया हुआ बैंक से, कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कितना कमाया, कंपनी के एक्सपेंसेस कितने आए इस बार, कोई लॉस तो नहीं कमाया, हो सकता है कि बाद में भी कोई लॉस ना हो। कंपनी के बिजनेस में कितने रेवेन्यू की स्ट्रीम्स हैं, बिजनेस रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कहाँ कहाँ से कंपनी को पैसे आ रहे हैं, क्या सिर्फ एक ही बिजनेस कर रही है, ये डिफरेंट तरह के बिजनेस कर रही है, कहाँ कहाँ पे कंपनी की ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस कहाँ है। ये तो अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें देख रही हूँ जिससे मैं ये अंदाज़ा कर सकूंगी कि कंपनी की वर्थ क्या है। कंपनी में कोई पैसे भी हैं कि बस ऐसे ही लोगों से पैसे इकट्ठे करने चली है, अपना भी कुछ कमा सकती है कि नहीं। और अगर कंपनी अभी शुरू से ही बनने लगी है और वो पहले दिन से ही लिस्ट होने जा रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जो देखने वाली होंगी कि इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ गया है, इन्हें लॉ ने जो है इजाज़त दे दी है कंपनी बनाने की। फर्दर फिर आगे चीज़ें, वहाँ पे फिर आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली फॉरेन कंपनी पहले दिन से ही लिस्टेड नहीं हो जाती, पहले उसके कंपनी के प्रमोटर्स और ये सारी चीज़ें लोग शेयर्स खरीदते हैं। पहले वो कंपनी अनलिस्टेड ही होती है, लिस्ट वो बाद में होती है जब वो देखती है कि हमारे शेयर्स इतने हों, हम लोगों को में शेयर्स देना भी चाहते हैं कि नहीं, पब्लिक को इशू करना चाहते भी हैं या नहीं। ओके, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि जी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, इस्टेब्लिश है, और वो अनलिस्टेड थी और अब लिस्ट होने जा रही है। मैंने ये सारी चीज़ें देख के उसकी वर्थ देखी। इस वर्थ को देखने का क्या मतलब था मेरा, कि कल को जब प्रॉफिट आएगा तो मेरा रिटर्न उसमें मुझे मिलेगा कि नहीं। मुझे अपने रिटर्न से कंसर्न है, मुझे और किसी के रिटर्न से कंसर्न नहीं है। मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा, कितने % तक डिविडेंड मिल सकता है। कंपनी की अगर कोई लोन शोन है तो उस पर कंपनी के इंटरेस्ट वगैरह कितने जा रहे हैं। कंपनी के कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो नहीं है, अगर वो हैं तो पहले डिविडेंड उनका जाएगा। कंपनी की और कितनी जिम्मेदारियां हैं, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके ऊपर कोई वोटिंग राइट्स हैं तो किस तरह हैं, 1 है, 2 है, 3 है,
कंपनी की क्लासेस ऑफ शेयर्स कितनी है, ये सारी चीजें आप प्रोस्पेक्टस में बता रहे हैं। प्रोस्पेक्टस एक आम कॉमन मैन के लिए इशू किया जा रहा है, मुझे पता ही कुछ नहीं है कंपनी का, और मैं उसकी बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के ये आइडिया लगाना चाह रही हूँ कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, मैंने जाके कंपनी को ऑफर करनी है कि नहीं, ऑफर किस चीज़ की, मैं उनकी सिक्योरिटीज परचेज करना चाहती हूँ। अल्टीमेट पर्पस ये है। अब आप देखिए कंटेंट्स और पर्पस आपस में मिलते हैं थोड़े। जब वो पर्पस की बात करता है तो वो पर्पस कहता है कि प्रोस्पेक्टस इशू करने का पर्पस क्या है कि पब्लिक तक हर वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन के लिए उसके लिए काफ़ी हो। जब मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में वो कहता है कि कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है उसमें हर वो चीज़ आ जानी चाहिए जो कि एक इन्वेस्टर को, एक आम बंदे को ये डिसीजन करने के लिए काफ़ी हो कि वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। तो कंटेंट्स और पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस ये आपने साथ मिला के पढ़नी है दोनों। फिर आप देखेंगे कंटेंट्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो पर्पस भी इसमें आ रहा होगा, फिर से रिपीट हो रहा होगा। अच्छा जी, हमने 2 रेगुलेटर देखे थे चैप्टर 19 में, रजिस्ट्रार और कमीशन। अब एक और रेगुलेटर ऐड कर लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज। और ये टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली थी चैप्टर 19 में कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। एक ऐसी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स की जहां पे शेयर्स बिकते हैं। इन शॉर्ट मैंने ये कह दिया। वैसे स्टॉक एक्सचेंज पूरा एक इसका भी एक्ट है, इसके भी अपने रूल्स हैं। ये सिक्योरिटीज की इशुएंस को और इसकी प्राइसेस को, इस सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट है भाई शेयर्स की, शेयर्स कंपनी के, बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स बिकते हैं यहाँ पे। प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, शेयर्स की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, शेयर्स की में लॉस होता है लोगों को, कंपनियों की कंट्रोल दूसरे शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजन ये स्टॉक एक्सचेंज से गुजर के हो रहे होते हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज, जब आप लिस्ट होने जा रहे हैं, इसका मतलब अपने शेयर्स इस मार्केट में एंटर करवा रहे हैं। जब इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो इस मार्केट के गुरु को जो कि स्टॉक एक्सचेंज है, इसको रेगुलेट करने वाला है रेगुलेटर। तो अब इसको भी आपको कुछ करना पड़ेगा, इसकी भी जो भी चीज़ें होंगी, इसकी भी रिक्वायरमेंट जो भी होंगी वो माननी पड़ेंगी। अब अगर आप कोई प्रोस्पेक्टस लेके जाते हैं, पहले अब आप स्टॉक एक्सचेंज भी उसको अप्रूव करेगा। हमारे पास आप सिक्योरिटीज लिस्ट कराने आ रहे हैं, कल को कोई बंदा आगे हमसे इन्फॉर्मेशन पूछता है कि ये इतनी ख़राब कंपनी और आपने इनके शेयर्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, आप इनकी प्रमोशन कर रहे हैं, आप इनकी इस मार्केट में एंट्रेंस की हुई है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने भी आगे फिर पब्लिक को जवाबदेह होना होता है। तो ये भी बड़े एहतियात से कंपनी को देखते हैं कि क्या ये कंपनी काबिल भी है कि इनके शेयर्स लिस्ट हों हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो एक और रेगुलेटर आ जाता है जो कि कंपनी के अब बाकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है उसमें वो हमेशा अप टू डेट रहेगा। कब शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को पता होगा, क्योंकि अब आपकी कंपनी हो चुकी है लिस्ट। अब आपके शेयर जैसे ही ट्रांसफर होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे इंफॉर्मेशन अपडेटेड। जैसे ही अब आपके जो प्राइसेस हैं वो भी बेसिकली यहीं से बढ़ेंगी, कम होंगी आपके शेयर की। आपका शेयर महंगा होगा, सस्ता होगा, प्रॉफिट आएगा आपको, ये भी वहीं पे होगा। जब आपकी शेयर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी तो आपकी हो सकता है कि शेयर्स की प्राइसेस ऊपर पहुंच जाए, एकदम से कंपनी को बड़ा फायदा हो गया। अब लोग कोशिश करेंगे कि भाई इस कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदें, तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। ओके, तो हमने देखा कि रजिस्ट्रार, कमीशन के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज भी एक हमारा ऐड हो गया रेगुलेटर, जो कंपनी के मामलात
और कंपनी का जो भी लिस्टिंग सिक्योरिटीज का और इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस के मामलात को रेगुलेट करेगा। पर्पस हमने अगेन वो देख लिया कि पर्पस प्रोस्पेक्टस के इशू करने का, आपकी कोई भी सिक्योरिटी इशू करने का पर्पस जो भी है, आप जिस पर्पस के लिए भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, मेन पर्पस ये है कि आप अपने इन्वेस्टर को इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि वो ये डिसाइड कर सके कि वो आपकी सिक्योरिटीज़ जो कि शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं वो सब्सक्राइब करे या ना करे। और जाहिर सी बात है कि कंपनी यही चाहेगी कि उसके जो भी हैं अच्छी चीज़ें लोगों को दिखें, उसके एसेट्स दिखें कि कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ तो बहुत कम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों, पीपल अट्रैक्ट हों और आके जो है शेयर्स खरीदें। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है, कमीशन है, रजिस्ट्रार है, वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके मुफाद में ही हर बार हों, रेगुलेटर्स हैं। यहाँ पे फिर वो आते हैं कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना डालें, पब्लिक इन्वॉल्व होनी जा रही है तो पब्लिक का आप नुकसान ना करें, झूठी मूठी इन्फॉर्मेशन ना डालें। तो लोगों को बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए वो ये तीनों रेगुलेटर्स अपना रोल प्ले करते हैं और कंपनी से जो भी उन्होंने फैक्ट लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में उसकी इंक्वायरी करते हैं बाकायदा कि ये चीज़ लिखी है तो बाकायदा वाकई है कि नहीं। अच्छा इतने एसेट्स हैं तो अपना बंदा भेज देंगे जी जाए ज़रा एसेट्स की वेरिफिकेशन तो करके आए। इतनी गाड़ियां कंपनी ने लिखी हैं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो क्या कंपनी में इतनी गाड़ियां, इतनी प्लांट एंड मशीनरी, इतनी वर्थ की प्लांट एंड मशीनरी है भी कि नहीं? कोई वैल्यूअर जाके, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर उनकी वैल्यूएशन करके आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से इस तरह से प्रोस्पेक्टस में कोरेबोरेट होंगी, वेरीफाई होंगी। और कोई अगर इंफॉर्मेशन ओमिट कर दी है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डिटेल डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स कितने हैं, या कोई अगर 4 डायरेक्टर्स या फॉर एग्जांपल 5 डायरेक्टर्स लिखे हैं, एक डायरेक्टर की आपने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं लिखी, यहाँ पे भी रेगुलेटर्स उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे और जो भी ओमिटेड इंफॉर्मेशन है वो इंक्वायर करेंगे आपसे प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करने से पहले कि ये जनरल पब्लिक को आप इशू करें, उसको अप्रूवल से पहले कोई भी ओमिटेड इंफॉर्मेशन है और या कोई ऐसा फैक्ट आपने जो लिखा है उसकी इंक्वायरी करेंगे और ओमिटेड इंफॉर्मेशन को उसमें एंटर करवाएंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ जो कंपनी ने स्पेसिफिकली बतानी है वो है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अब ये तो ये है कि आप अपने मुंह से ही अपनी बुराइयां बताना शुरू कर दें। तो अब अगर ऐसा लॉ ने कहा है तो करना है आपको। लोग कहता है कि आपने स्पेसिफिकली लिखना है कि कुछ आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, किसी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, या आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने से कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, आपके ऊपर कौन कौन सी ऐसी लायबिलिटीज़ हैं, कोई किसी ने केस वगैरह तो नहीं किया हुआ, कोई सूट तो नहीं आपके ऊपर फाइल किए हुए कि कल को आपके ऊपर इस चीज़ का रिस्क आ जाए कि बहुत ज़्यादा कैश का आउटफ्लो हो जाए, कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो जाए। तो इस तरह के आपने सारे रिस्क फैक्टर लॉ ने कहा कि आपने सेपरेटली इनको बताना है ताकि इन्वेस्टर्स अब उसको अच्छी चीज़ें भी पता हो और बुरी चीज़ें भी पता हो। बुरी चीज़ें इसलिए कि मुझे खूबियाँ और खामियाँ दोनों चीज़ें पता होंगी तो इन्वेस्टर डिसाइड कर सकेगा कि अच्छा फ़ायदा ज़्यादा है, खामी है तो इट्स ओके, ये रिस्क ही है ना, कम हो सकता है कि ये सूट जो भी फाइल किया हो झूठा हो, ये कंपनी इसके खिलाफ केस जो है भी है वोन कर जाए और इकोनॉमिक आउटफ्लो ना हो सके, तो रिस्क ही है। इन्वेस्टर फिर भी बाकी चीज़ें देखते हुए कि कंपनी के एसेट्स बहुत अच्छे हैं, गुडविल बहुत अच्छी है, वर्थ बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत, इसके ऑपरेशन काफ़ी जगह एक्सपेंडेड हैं, तो ये चीज़ें सोचते हुए कि वो इन रिस्क फैक्टर को ना सोचे और उन चीज़ों को सोचते हुए कंपनी में शायद इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी जो भी चीज़ है, बुरी बात है, रिस्क है, वो सारे आपने सेपरेटली उसको बता देना है।
तो जैसे एक दुकानदार है, वो अच्छी चीज़ अपनी चीज़ बेचने के लिए कुछ भी करेगा। अब कंपनी भी अपने शेयर्स बेचने के लिए कुछ भी करेगी, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में बताएगी। तो लेकिन साथ हमारे दुकानदार तो ऐसे हैं कि नहीं बताते, बस बिक रहा है माल तो जो भी, इनफैक्ट जो बुरी बात है तो वो छुपा लेते हैं। लेकिन कंपनी को ये इजाज़त नहीं है, कंपनी ने अपनी हर इंफॉर्मेशन बतानी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये क्या डिस्करेजमेंट हो रही है कंपनियों को कि वो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू ना करें? अब इतने ज़्यादा रूल्स लगाएंगे तो कंपनियां तो डिस्करेज होंगी कि हम रहने देते हैं, शेयर्स ना ही इशू करें। तो आंसर है इसके नहीं, ये डिस्करेज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखें वो पहली बात तो वो करेक्ट हो, कंप्लीट हो, मतलब ओमिटेड ना हो, नॉट ओमिटेड इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या सिग्निफिकेंट फैक्ट्स, ये सारी चीजें हो। वो जस्ट पब्लिक के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए रेगुलेटर्स आए हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपने तो कंपनी बनाई है अपने प्रॉफिट के लिए, आपको तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, आपको तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन ये ना हो कि उन बेचारों के पैसे डूब जाएं, उनको कुछ मिले भी ना। तो इस वजह से वो आए हैं। और प्लस ये है कि अब आपकी कंपनी हो गई है लिस्ट, और अब एक पब्लिक नहीं, एक बंदे से दूसरे बंदे से काफ़ी लोगों तक ये शेयर्स पहुंचने वाले हैं। तो फिर बाकायदा ये रेगुलेटर्स आपकी इंफॉर्मेशन को ठीक करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि क्या प्रोस्पेक्टस जब भी आप शेयर्स इशू करने लगेंगे पब्लिक को तो आपने हर दफा प्रोस्पेक्टस इशू करना है? आंसर इज, और कब कब इशू कर सकते हैं। पहली तो ये बात कि हर कंपनी ने एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी के लिए एक ही दफा प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की, मैंने ये नहीं कहा कि कंपनी ने सिर्फ एक ही बार प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, ये नहीं कहा। प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है हाँ एक ही बार, लेकिन एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने जा रहे हैं पब्लिक को, लेकिन आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, बट वो आपने पब्लिक को इशू नहीं कर रहे, आपने सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया। इसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल बताई वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स की बताई, प्रेफरेंस की नहीं बताई। तो फिर ये ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस है। जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हैं या कोई एक और आपकी सिक्योरिटी है जो कि है डिबेंचर्स, एक लायबिलिटी होते हैं कंपनी की, अब आपने ये इशू करने, इसके लिए आपको फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो एक सिक्योरिटी के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम। अब क्वेश्चन इज कब इशू करें? मैंने कंपनी बनाई 10 साल हो गए हैं, आज आके मैं प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हूँ? आंसर इज, अगर आपने अपने पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं किए हुए वो सिक्योरिटीज, तो जब भी सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करने लगेंगे तो वो तो करने पड़ेंगे। अब सपोज 10 साल हो गए लेकिन आपने पब्लिक को इशू नहीं किए, तो अब आपके करना चाहते हैं, तो आप पब्लिक को इशू करना चाहते हैं तो करिए प्रोस्पेक्टस इशू। कंपनी के बनने के, इनकॉर्पोरेशन के 10 साल बाद। लेकिन अब होता क्या है, एक और सिचुएशन, कंपनी बने 2 दिन हुए हैं, 2 डेज, आप पब्लिक को इशू करना चाहते हैं, कर लें, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद ही क्या करें, प्रोस्पेक्टस इशू करने की तैयारी करें। तो आप कभी कर सकते हैं, कभी भी। तो ये है जी, आप बिफोर कमेंसमेंट भी कर सकते हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब भी आप अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि सपोज आप अगर बिफोर कमेंसमेंट शुरू करते हैं, आपने कमेंसमेंट की बिजनेस की, लेकिन आपने पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं किए, आप कहते हैं नहीं अभी रहने देता हूँ, बाद में देखी जाएगी, तो ठीक है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया,
जब बाद में शेयर्स इशू करेंगे पब्लिक को, उस सिक्योरिटी के लिए आप ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, बाद में जाके अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करें, तो उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू कर लें। अभी फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस अभी कमेंस नहीं किया, सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया है। जब आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले रहे थे, चैप्टर 20 में हमने वो बॉक्स देखा था लिस्टिंग का प्रोसीजर। आप कहते हैं कि मैं लिस्ट होना चाहते हैं, हो जाए फिर अपनी कंपनी को करवा लें लिस्ट। तो फिर जैसे ही लिस्टिंग का सर्टिफिकेट आएगा, फिर ये कंडीशन है कि लिस्टिंग का सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद आप शेयर्स अलॉट करेंगे। शेयर्स अलॉट करने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, क्योंकि आपकी लिस्टिंग रिफ्यूज नहीं हुई। जब आपने फिर एक बार डिसाइड कर लिया, तो फिर आप लिस्ट करने के बाद, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद, ये सारी चीजें फिर साइमल्टेनियसली चलेंगी। ये सारी चीजें चलेंगी, उसके बाद जाके फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। ये चीज हमने वहां पे देखी है। अब एक और चीज हमने देखी थी कि कंपनी कहती है कि नहीं, मैंने अभी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, मैं बाद में कर लूंगी पब्लिक को शेयर्स इशू। तो हमने देखा था कि जब आपने फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना है, तो फिर आपने रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस की बजाय स्टेटमेंट इन एक फाइल कर देनी होती है। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जगह पे एक स्टेटमेंट दे देनी होती है। उसमें आपने अपनी डिटेल बता देनी है कि जी इतना शेयर कैपिटल है, पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं किए, इसलिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया। तो बात सिर्फ रजिस्ट्रार तक ही खत्म हो जाएगी, ना कमीशन इन्वॉल्व होगा, ना ही स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। ये स्टेटमेंट जस्ट रजिस्ट्रार के लिए है और किसी के लिए भी नहीं। ओके, एक और सवाल आता है कि प्रोस्पेक्टस एक काफी बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी बड़ी मेहनत के बाद तैयार करती है। जैसे मेमोरेंडम है, कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम, और आर्टिकल्स एक हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा, और प्रोस्पेक्टस। ये तीन ऐसे डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आगे भी 2-3 देखेंगे, जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट और इस तरह। लेकिन अभी के लिए ये देखिए कि ये 3 डॉक्यूमेंट हमने देखे, आर्टिकल्स, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम तो हर कंपनी को चाहिए। आर्टिकल्स में ऑप्शन थी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास कि वो टेबल ए अडॉप्ट कर ले, रजिस्ट्रेशन ना करे। अदरवाइज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के होंगे। प्रोस्पेक्टस उस कंपनी की जरूरत नहीं है बनाने की जो पब्लिक को इशू नहीं करना चाहती, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन इनवाइट नहीं करना चाहती, तो ना करे। अब क्वेश्चन इज कि जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी के एक लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार आपने बना लिए वो आगे ताउम्र कंपनी की चलेंगे। कोई अगर आप चेंज करना चाहते तो आप उनको ऑल्टर करेंगे, लेकिन वो कंपनी में यूज भी होंगे। कंपनी के जितने भी मामला है वो वहां से देखे भी जाएंगे डे टू डे बेसिस में, आप वहां से हेल्प भी लेंगे। अब प्रोस्पेक्टस का क्या काम है तो ये लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स और मेमोरेंडम की तरह। तो क्या ये भी आगे फर्दर कंपनी की लाइफ टाइम तक चलेगा? आंसर इज नो। प्रोस्पेक्टस का सिर्फ इतना मकसद था कि आपने सिक्योरिटीज पब्लिक तक पहुंचानी थी, और ये प्रोस्पेक्टस आपने सिर्फ इस इंफॉर्मेशन या इस पर्पस के लिए तैयार किया था कि इसमें हमारी करंट जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सूरत हाल जो भी है, वो हमारे इन्वेस्टर्स को पता लग जाए। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे एप्लीकेंट्स, हमारे रेगुलेटर्स। उसके बाद तो कंपनी में 100 तरह की चीज़ें चेंज हुई होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हुई होंगी, अगला साल आया होगा, प्रॉफिट चेंज हुआ होगा, मैनेजमेंट शायद चेंज हो जाए, शायद आपने अपना बिजनेस ही चेंज कर लिया हो। तो ये प्रोस्पेक्टस जैसे सिक्योरिटीज इशू, ये इस प्रोस्पेक्टस का काम हो जाएगा खत्म। आगे ये कहीं भी यूज नहीं होगा, बस पर्पस इसका खत्म हो गया। नो फर्दर रिक्वायरमेंट के आगे जी प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद अब आप इसको संभाल के रखें, और अब आगे आने वाले लोगों को इस प्रोस्पेक्टस की पढ़ने की जरूरत है। हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कहीं से पढ़ा हुआ है, वेबसाइट पे आपने डाला था या कहीं से, लेकिन लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अब आपने इसे संभाल के रखना है। जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को आपने संभाल के रखना है आगे लाइफ टाइम तक। प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ की कि इसको जी आगे फर्दर संभालें, इसकी केयर करें, मेंबर्स नए आने वालों को उसको पढ़ाएं। जैसे आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में था कि मेमोरेंडम यही समझे जाएंगे कि जो हर नया आने वाला मेंबर, उसने मेमोरेंडम पढ़ लिया है और उसको अच्छे से समझ भी लिया।
इसी तरह जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने उसके ऊपर साइन किया है और उस नए आने वाले मेंबर ने साइन किया हुआ है अपने हाथ से, बिल्कुल इसी तरह उन मेमोरेंडम की जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, कि जैसे कि उसने खुद से साइन किए हैं। हालांकि साइन उसके ऊपर सिर्फ वो जो शुरू में 2-3 लोग थे कंपनी जिन्हें बनाने वाले, सब्सक्राइबर थे, साइन किए थे, सिग्नेटरीज थे, उन्होंने साइन किए थे। लेकिन वो आके साइन उन 2-3 लोगों ने किए थे, लेकिन अब वो आने वाले हर न्यू मेंबर को बाइंड कर रहे हैं। बाइंड किस चीज के लिए कर रहे हैं? कंपनी से रिलेटेड कोई भी जो भी आपने चीज, लॉ या रूल बनाया आर्टिकल्स के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर, अब वो आने वाली हर नए मेंबर पे एप्लीकेबल होगा। वो उसको डिनाई नहीं कर सकते, जबकि प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इंफॉर्मेशन पढ़ी आपने, इन्वेस्टर ने बस सीन कर लिया प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद, ओके जी मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर लें। कंपनी की जिम्मेदारी अब नहीं है कि वो आपके लिए प्रोस्पेक्टस संभाल के रखेंगे, और अब 2-3 साल बाद एक नया मेंबर आता है, उसको पता लगता है कि अच्छा ये 3 साल पहले कंपनी लिस्ट हो गई थी, तो वो इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाए, जी जब लिस्ट हुई थी मुझे ज़रा दिखाएं प्रोस्पेक्टस, आपने बाकायदा लिस्ट की थी तो प्रोस्पेक्टस इशू किया था। कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है भाई, जब इशू किया था प्रोस्पेक्टस, लोगों को शेयर्स इशू किए थे, तब हमारे रेगुलेटर्स ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारी जो भी थी वेरीफाई कर ली थी, और रेगुलेटर्स ने सोच समझ के हमें लिस्टिंग का सर्टिफिकेट पकड़ाया था। ओके, अब हम इसे देख लेते हैं बुक से। हमने कितना पढ़ लिया है? हमने 1.3 अवेलेबिलिटी देख लिया था, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस 1.4 कंप्लीट देखा, और आपने इसकी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। मैंने तकरीबन हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और हमने टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस देख लिया है, इसको अच्छे से अब आपने समझ लेना है। इसके बाद हम शुरू करते हैं जी, एक्सपर्ट कौन होता है और एक्सपर्ट की कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस है उसमें उसका एक्सपर्ट का क्या ताल्लुक है, और कंपनसेशन, क्रिमिनल लायबिलिटी। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, हम इस चैप्टर के 5 पेपर्स चैप्टर 24 के साथ देखेंगे, तो अभी आप इस चैप्टर को इसी तरह ही याद कीजिए। तो 5 पेपर के लिए हम एक दिन रख लेंगे, एक लेक्चर कर लेंगे उस पर, और चैप्टर 24 के और इस चैप्टर के साथ ही हम 5 पेपर देख लेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सपर्ट से।